तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में गोरखा शासन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? उत्तराखंड में गोरखा शासन की। पिछले वीडियोस में मैंने जब प्रद्युम्न शाह को मैं पढ़ा रहा था, उस दौर मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से गोरखाओं ने यहाँ आक्रमण किया और आक्रमण करके जो है किस तरीके से उत्तराखंड को उन्होंने जीता। वहीं तक हमने बात करी थी प्रद्युम्न शाह के दौर में। आक्रमण कैसा किया, क्या क्या, उसके लिए आप लोगों को हमारे पिछले वीडियोस में जाना पड़ेगा, खासकर प्रद्युम्न शाह वाले वीडियो में। वहां आपको पता चल जाएगा कि गोरखाओं ने किस तरीके से उत्तराखंड पर आक्रमण किया, कुमाऊं वाले हिस्से को जीता और गढ़वाल वाले हिस्से को जीता। ठीक है, मगर इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसके द्वारा हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, आप जानते हैं बाबू कि अभी भी और उस दौर में भी जब परमार शासन था उत्तराखंड में, तब ये हिस्सा कहलाता था गढ़वाल, है या नहीं? आज भी है ना। ये हिस्सा कहलाता कुमाऊं। क्या कहलाता था? गढ़वाल पर जो शासन कर रहे थे उन्हें क्या कहा जाता था? वो परमार वंशी लोग थे। और कुमाऊं पर जो शासन कर रहा था वो चंदवंशी लोग थे। लेकिन आप जानते हैं 1790 में, कब बाबू? 1790 में नेपालियों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और वहां के एक नॉर्मल से, जिसे बोल सकते हैं कि कमजोर शासक महेंद्र चंद को हराया और कुमाऊं पर उनका कब्जा हो गया। ठीक है, उसके बाद 1804 में, कब बाबू? 1804 में, क्योंकि 91 में भी उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। मगर 1804 में नेपालियों ने फिर कहां आक्रमण किया? गढ़वाल पर। आक्रमण तो 1803 में किया, जब गढ़वाल पूरा का पूरा भूकंप से त्रस्त हो रखा था, 20 से 25% लोग बचे हुए थे। उस दौर में उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया और तब गढ़वाल में जो राजा थे उनका नाम था प्रद्युम्न शाह, जिन्होंने गोरखाओं से 3 युद्ध लड़े, चंबा का, बाड़ाहाट का और उसके अलावा लास्ट देहरादून में उन्होंने युद्ध लड़ा। और 14 मई 1804 को, कितनी तारीख? 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए। और इस तरीके से कुमाऊं में तो 1790 में और 1804 में गढ़वाल पर भी गोरखाओं का शासन हो गया। क्लियर हुई बात? मगर गढ़वाल की जीत में 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, जिनमें पहला नाम था अमर सिंह थापा और उनके बेटा था रणजोर थापा। ये 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो उनको क्या इनाम मिलेगा इस पर बात करते हैं, लेकिन पॉइंट सुनना। उत्तराखंड में गोरखाओं के शासन को गोरख्याली कहा गया। क्या कहा गया बेटा? गोरख्याली। हमेशा याद रखना, गोरख्याली। अगर मैं गढ़वाल और कुमाऊं की तुलना करूं तो कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन करीब करीब 25 वर्ष तक रहा। कितने वर्षों तक? 25 वर्ष तक। और गढ़वाल में करीब करीब 10.5 यानी 10.5 साल करीब करीब गढ़वाल पर उसका शासन रहा। किसका? गोरखाओं का। उन्होंने क्या करा? शासन व्यवस्था की दृष्टि से उन्होंने गढ़वाल को अलग सूबा बनाया और कुमाऊं को अलग सूबा बनाया। सूबा का मतलब होता प्रांत या स्टेट। सूबा का मतलब क्या होता बेटा? प्रांत या स्टेट होता है सूबा का मतलब। क्या ये मेरी बात समझ रहे हो? कंफर्म? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखना बेटा, ठीक लगा हुआ? ठीक है, छटक ना जाए ना। ठीक है, अच्छा, एक सेकंड। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि गढ़वाल को अलग सूबा बनाया, कुमाऊं को अलग सूबा बनाया। सूबा मतलब स्टेट। अब जब सूबा बना दिया तो सूबे का प्रमुख को सूबेदार कहा जाता है वैसे नॉर्मल भाषा में, मगर नेपाली भाषा में सूबे के प्रमुख को क्या कहा जाता है बेटा? सुब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी उन्होंने एक सुब्बा यहां रखा और एक कुमाऊं में सुब्बा रखा, यानी सुब्बा दोनों जगह सुब्बा रखा। ठीक है, गढ़वाल को भी प्रांत बना दिया, कुमाऊं को भी प्रांत बना दिया। यहां हेड दे दिए 2 सुब्बा, एक कुमाऊं में दे दिया, एक गढ़वाल में दे दिया सुब्बा। ठीक है कि नहीं? ठीक। और इन सुब्बा की सहायता के लिए एक बंदा और दिया, एक प्रशासक और दिया, जिसे नाम दिया गया नायब सुब्बा। क्या कहा गया बेटा? नायब सुब्बा। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा कर। दूसरी चीज आपको एक बात समझनी है कि जो गढ़वाल में या कुमाऊं पर, यानी दोनों उत्तराखंड पर जो ये शासन है गोरखाओं का, ये फौजी शासन था। कैसा शासन था? फौजी शासन। इसका मतलब है कि जो सुब्बा होते थे वो फौजी अधिकारी होते थे, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं, और वो फौजी अधिकारी ही शासन व्यवस्था चलाते थे।
ठीक है, वही शासन चला रहे, वही जज होते थे, वही सारी चीजों की व्यवस्था करते थे। ठीक, अगर मैं गढ़वाल के हिस्से की बात करूं तो गढ़वाल का पहला ही सूबा था जिनका नाम था अमर सिंह थापा। क्या नाम था बेटा? अमर सिंह थापा। और जो कुमाऊं का सूबा था उनका नाम क्या था? जोगामल शाह। क्या नाम था बेटा? जोगामल शाह। क्या ये बात आपको समझ में हो गई? यहां भी सूबा थे, यहां भी सूबा थे। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमें स्टडी को आसान बनाना है, इसलिए हम एक काम करते हैं, कुमाऊं के हिस्से को अलग पढ़ेंगे और गढ़वाल के हिस्से को अलग पढ़ेंगे। यानी यहाँ कितने सूबा हुए उनके बारे में बात करते हैं, और यहाँ कितने सूबा हुए, उन्होंने क्या क्या काम किए, कैसे प्रशासन चलाया, उनके बारे में बात करते हैं। क्या आपको समझ में आई जितना भी समझा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब आइए पहले सूबा, यानी अब हम हेडिंग जो डालने वाले हैं वो है गढ़वाल में गोरखाओं का प्रशासन। क्या लिखने वाले हम लोग? हाँ, गढ़वाल में गोरखा शासन। ठीक है, अब अगर मैं गढ़वाल में गोरखा शासन की बात करूं तो मैंने कहा यहां पहले जो सूबा हुए उनका नाम था अमर सिंह थापा। ठीक है, अगर मैं इनका टाइम पीरियड बोलूं तो एक साल भी पूरा नहीं, एक साल में इनका समय पीरियड नहीं रहा, इसलिए हम सिर्फ इनके टाइम पीरियड में लिखेंगे 1804। ठीक है, 1804 में प्रद्युम्न शाह मर गए और उसके बाद गढ़वाल का शासन संभाला अमर सिंह थापा ने, और उनके साथ नायब सूबा उन्हीं का बेटा दिया जिसका नाम था, क्या समझ में आ रहा है? बोलो भाई, उन्हीं का बेटा नायब सूबा दे दिया। ठीक, क्या काम किया, क्या किया इन्होंने? अमर सिंह थापा ने, अमर सिंह थापा ने कोशिश करी कि जनता जो बहुत परेशान हो रखी है, क्योंकि लगातार आक्रमण हुए उस वजह से भी, और जो भूकंप आया इस वजह से भी, अमर सिंह थापा ने कोशिश करी यहां आकर के जनता के प्रतिनिधियों से मिले, उन्हें विश्वास दिलाया कि जो गोरखा शासन है वो आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेगा, आप लोगों के साथ अच्छे ढंग से रहेगा। ठीक है, उन्होंने कोशिश करी कि शासन को मैं बहुत अच्छे ढंग से चलाऊं। किसने? अमर सिंह थापा। लेकिन उसी दौर में एक काम हुआ, उन्हें सौंपा गया, यहां जगह पड़ता है गढ़वाल के बगल में ही, जिसका नाम क्या था बाबू? सिरमौर। सिरमौर, ठीक है, प्लस कांगड़ा, लेकिन खासकर शुरुआत हम करते हैं सिरमौर से। उन्हें काम दिया गया कि आप गढ़वाल का शासन छोड़ो और आप चले जाओ सिरमौर पर, और सिरमौर का जो पूरा शासन है उसे गढ़वाल में मिला दो। क्लियर हुई बात? उसे कहां मिला दो? गढ़वाल में। इस वजह से अमर सिंह थापा का शासनकाल 4-5 महीने ही चला और वो चले गए सिरमौर को जीतने के लिए। इस वजह उनकी जगह अब उनका बेटा गद्दी पर आ जाएगा, और जो बेटे का नाम है वो है रणजोर थापा, जो बन जाएगा गढ़वाल का 2nd नंबर का सूबा। क्या ये बात समझ में आ रही? लेकिन कुछ काम तो किए होंगे। किसने? अमर सिंह थापा ने। अमर सिंह थापा ने एक जबरदस्त काम किया, और उन्होंने गंगोत्री का मंदिर बनाया। कहां का बेटा? गंगोत्री। गंगोत्री कहां पड़ता है? उत्तरकाशी, जहां से गंगा मां निकलती है। तो उन्होंने गंगोत्री का मंदिर बनाया। क्या मेरी बात समझ आई? बोलो भाई। ठीक, एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। 1804 में ये चले गए थे अमर सिंह थापा, और 1814 आते आते, यानी 14-15 आते आते, करीब 10-11 सालों के दौर में इन्होंने कांगड़ा और सिरमौर पूरे हिस्से को जीत करके नेपाल सरकार को भेंट कर दिया कि ये हिस्सा हमने जीत लिया। कहते कि अमर सिंह थापा ने यहां सतलज नदी से लेकर के यमुना नदी तक का पूरा क्षेत्र जीत करके नेपाल सरकार में शामिल कर दिया था। इसलिए नेपाल सरकार बहुत खुश हुई, और उन्होंने अपने यहाँ की सबसे बड़ी उपाधि, जिसका नाम क्या था बेटा? काजी। किसकी उपाधि? काजी। काजी की उपाधि किसको प्रदान करी? अमर सिंह थापा को। क्या अमर सिंह थापा आपको समझ में आ गए? इससे रिलेटेड क्या प्रश्न आ सकते हैं, हम उस पर भी बात कर चुके कि नहीं? पूछा जा सकता है किसको काजी की उपाधि दी गई, किसने गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया, पहले सूबा कौन थे, ऐसे प्रश्न आते हैं कि नहीं? बोलो, आगे समझ में आई? अब आते हैं दूसरे सूबा पर, और उनका नाम है रणजोर थापा। कौन है ये? बेटे हैं किसके? अमर सिंह थापा के। नाम क्या है? रणजोर थापा। ठीक है,
बोलो, इनका समय पीरियड भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, एक ही साल का इनका समय पीरियड था। इनका समय पीरियड आप लिखोगे 1804 से और 5, एक ही साल इनका टाइम पीरियड था रणजोड़ थापा। बाद में अपने पिता की सहायता करने के लिए चले गए। बहुत बढ़िया शासक था, बढ़िया शासक था, लेकिन कहते हैं इनके जो कर्मचारी थे वो अच्छे नहीं थे, वो बहुत विलासी थे, बहुत अत्याचारी प्रवृत्ति के थे। अब ऐसे राजा को मैं पर्सनली बहुत बुरा मानता हूं, जो राजा अच्छा है मगर उसके कर्मचारी अच्छे नहीं। मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने कर्मचारियों, तो तुम राजा किस बात का अगर तुम कर्मचारी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमने पूरा परमार पढ़ा, और पूरे परमार वंश में अगर आप टिहरी के खासकर राजाओं को देखो तो आप देख रहे हो उनके कर्मचारियों पर कंट्रोल नहीं है। राजा ने कहा सिरदेव सुमन को मत मारो, छोड़ दो, उन्होंने तो भी मारा। नहीं किया क्या? लक्ष्मुख अठैत को मदिरा के साथ जहर मिलाकर के खत्म कर दिया। राजा मना करता रह गया, लक्ष्मुख अठैत मार दिया। ऐसा हुआ कि नहीं? आप अपने कर्मचारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो भाई। ऐसे ही राजा है रणजोड़ थापा, कर्मचारी कंट्रोल नहीं कर पा रहे लेकिन खुद अच्छा राजा है। ये अपने दरबार में विद्वानों का बड़ा समर्थन करता था, यानी उनका बड़ा सम्मान करता था, कलाकारों का बड़ा सम्मान करता था। और गढ़वाल में एक ही कलाकार है जो जिस पर हम बात कर चुके हैं, उनका नाम है मोला राम तोमर। क्या नाम है? हाँ, मोला राम तोमर ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, क्योंकि मोला राम तोमर को उन्होंने बड़ा सम्मान किया अपने दरबार में। इसलिए मोला राम तोमर ने रणजोड़ थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी। किसकी? दानवीर कर्ण की उपाधि किसने दी? मोला राम तोमर। क्लियर समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा, इन्होंने कोशिश की कि प्रशासन को मैं ठीक करूं। क्या कोशिश करी? प्रशासन को मैं ठीक करूं। इसलिए उन्होंने प्रशासन में सुधार करने के लिए उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या कि सभा मंडली का गठन किया। किसका किया बेटा? सभा मंडली का गठन किया। क्या ये दो बातें समझ में आ रही? प्रशासन में सुधार के लिए सभा मंडली की स्थापना किसने करी? बोलो। बिल्कुल, नाम क्या है? हाँ, देख तीसरा देखो, इन्होंने विचारी और अविचारी नामक, देखना अभी पेपर में पीसीएस में पूछा गया है, इन्होंने विचारी नामक अदालत की स्थापना की, न्यायालय की स्थापना की, अदालत की स्थापना की। किसने? रणजोड़ थापा ने। और अविचारी नामक उन्होंने एक अधिकारी का भी पद बनाया, जो भी न्यायिक प्रवृत्ति का था। अविचारी नामक जो है एक अधिकारी, जो न्यायिक प्रवृत्ति का था, अधिकारी की स्थापना पद बनाया उन्होंने। समझ रहे कि नहीं? प्रशासन में सुधार के क्या काम करे, जरा मेरे साथ रिपीट कीजिए। पहले क्या किया? सभा मंडल की स्थापना, सभा मंडली की स्थापना की। दूसरा, विचारी नामक अदालत की स्थापना की। तीसरा, अविचारी नामक एक न्यायिक अधिकारी का पद बनाया। क्या समझेगी नहीं? बोलो। चौथा काम इन्होंने क्या किया? जनता से इन्होंने 2-3 कर लिए। कौन कौन से लिए? पहला इन्होंने लिया मोकर। मोकर मतलब प्रत्येक परिवार से, हमारे यहाँ मोह कहते हैं परिवार को, किसे बोल देना, कहते भाई प्रत्येक मोह के यहाँ चले जाना भाई, तो मोह कहते हैं प्रत्येक मोह परिवार से 1-1 रुपया जो है वो टैक्स लिया जा रहा है, दैट इज मोकर। इसके अलावा इन्होंने इसने एक और टैक्स की शुरुआत की, सलामी कर। क्या नाम है? अधिकारियों को, कर्मचारियों को जब तुम मिलो तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो अधिकारी कर्मचारियों को जो भेंट था वो टैक्स नहीं था, उसे कहा गया सलामी कर। क्या कहा गया? सलामी। और तीसरा इन्होंने सोनिया फागुन, क्या है? सोनिया फागुन नामक एक कर लगाया। जब कभी कोई बड़ा उत्सव हो, कोई भी त्योहार हो गोरखाओं का, तो उस दौर में आपको उनको टैक्स देना पड़ेगा राजा को, जिसे कहा गया सोनिया फागुन। क्या कहा गया? क्या प्रशासन समझ में आ रहा है? अब जरा मेरे साथ रिपीट करें। पहला काम सभा मंडली का गठन, दूसरा काम विचारी नामक अदालत, दूसरा काम अविचारी नामक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति, चौथा काम 3 प्रकार के टैक्स लगाए। कौन कौन से बेटा? दूसरा, तीसरा। क्या इस समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, मैं जरा इसे मिटा देता हूं, जरा समझना। जरा इसके समय जो है एक और काम हुआ, देखो जरा चीजों को समझो। इसके समय एक और काम क्या हुआ, यहां चमोली में एक जगह पड़ती है नीति माणा। कभी नाम सुना आपने? ये हस्तक है नीति। ये भोटियाओं का बड़ी संपन्न गांव से में समझ सकते हैं, और काफी बड़ा एरिया, पूरी घाटी है नीति घाटी। ये भोटियाओं का बड़ा, क्योंकि यहाँ निवासी भोटिया लोग हैं, ये बड़े समृद्ध लोग थे।
अब समृद्ध कैसे? क्योंकि चाइना में, खासकर तिब्बत, आप बोलो चाइना छोड़ लो, तिब्बत के साथ व्यापार में सबसे बड़े जो व्यापारी होते थे वो थे भूटिया। कहां के भूटिया थे? नीति के भूटिया। और ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गोरखाओं के अधीन आए, लेकिन गोरखा पैसे की दृष्टि से इतना समृद्ध गांव घाटी छोड़ देंगे? चले गए वो क्या करने के लिए? नीति में गोरखाओं को अधिकार करने के लिए गोरखा चले गए, मगर उन्हें अलकनंदा नदी पार करनी थी। भोटियाओं ने क्या करा? अलकनंदा में बना हुआ जो पुल था उस पुल को तोड़ दिया। अब जब उस पुल को तोड़ा तो इनका जाना मुश्किल हो गया, भोटियाओं नेपालियों का। नेपाली उधर पार नहीं जा पाए, वो जैसे पुल बनाने की कोशिश करे वो उसको फिर तोड़ दे, तो गोरखा उधर नहीं जा पाए। मगर गोरखाओं ने चाल चली। एक्चुअली में ये जब वहां से कोई सामान ला रहे तिब्बत से, तो बेचने कहां जाएंगे? निचली इधर ही घाटियों में, चमोली में आएंगे, नीचे रुद्रप्रयाग की तरफ आएंगे, टिहरी की तरफ आएंगे, उत्तरकाशी की तरफ। बेचना तो यही है, खरीद के अगर तिब्बत से ला गए तो। अब बेचेंगे कहां? खरीद के तो ला गए पर बेचे कहां? इसलिए इनकी जीवन रेखा, जो जीवनचर्या थी, वो बाधित हो गई और अन्न धन के लाले पड़ गए नीति घाटी में। क्लियर हुई बात? इस वजह से मजबूरन नीति घाटी के भोटियाओं को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मजबूरन जो है गोरखा शासन में शामिल होना पड़ा। और ये काम जो हुआ वो रणजोत थापा के जमाने में हुआ। यही बात समझ में आ रही? बोलो। एक और अब एक गंदा काम जो हुआ रणजोत थापा के समय, उसके अधिकारियों ने जो किया, एक महंत थे हरिसेवक। क्या नाम था? महंत हरिसेवक। यहाँ देहरादून में रहते थे। इनके पास काफी गांव वगैरह इलाका था। वो भी बड़ा समृद्धशाली था। आप समझे कि नहीं? वो भी कैसा था? बड़ा समृद्धशाली था। इस समृद्धशाली एरिया को, उनके पास 7-8 गांवों का हिस्सा था। इस समृद्धशाली एरिया को कब्जा करने के लिए, जैसे नीति घाटी पर गए वैसे ही कब्जा करने के लिए कहां आए? बोलो। नहीं, देहरादून के हिस्से में आए। और जो महंत हरिसेवक थे, उनके पूरे एरिया में जिनके पास 7-8 गांव थे, उन सारे गांवों को लूट पाट करके तहस नहस कर दिया रणजोत थापा के समय गोरखाओं ने। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तहस नहस कर दिया। अब लोगों ने कहा भाई ये तो गोरखाओं ने बहुत गंदा काम कर दिया, अब क्या करें? जब गंदा काम कर दिया तो गोरखाओं पर मतलब जिसे बोल सकते हैं कि कलंक लग गया। तो गोरखाओं ने कहा कि इस आदमी ने हत्या करी, किसी गोरखा सैनिक या किसी और आदमी की हत्या की, और इसलिए जो है हमने इसके साथ ऐसा अपराध किया। तो क्या करा जाए? पकड़ा गया महंत हरिसेवक, और उसके बाद पकड़ने के बाद उन्हें गोला दिव्य, कड़ाई दीप बोलते हैं। कड़ाई दीप क्या होता है? गोरखाओं के जमाने में दीप नामक जो है कई प्रकार के सजाई थी। कड़ाई दीप में क्या होता था कि कड़ाई में तेल डाला जाता था, उसे उबाला जाता था, उसमें तुम्हें हाथ डालने थे, और अगर जल गया तो तुम अपराधी, और नहीं जला तो तुम अपराधी नहीं। अब बताओ किसका नहीं जलेगा? पागल गोरखा। उन्होंने महंत हरिसेवक के हाथ जला दिया, और बाद में अपराध भी सिद्ध नहीं हुआ कि उन्होंने किसी को मारा था। मारा ही नहीं तो अपराध कैसे सिद्ध हो जाएगा? इस टाइम पर रणजोत थापा के कार्यकाल पर यह बहुत बड़ा कलंक माना जाता है कि उन्होंने महंत हरिसेवक के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया। उनके पूरे जो गांव उनके पास थे, जो राजा के दिए हुए थे, सारे तहस नहस कर दे, और प्लस उनपे कड़ाई दीप की जो सजा थी उसको लागू कर दिया गया। क्या समझ में आ गई बात? आज हमने 2 मुख्य क्या पढ़े? सुब्बा पढ़े। कौन कौन पढ़े बाबू? पहला पढ़ा मरसिंह थापा, दूसरा पढ़ा रणजीत थापा। तीसरा नंबर के जो हमारे सुब्बा होंगे जिसे हम कल पढ़ेंगे, उनका नाम है हस्तिदल चौतरिया। क्या नाम है बेटा? हस्तिदल चौतरिया। और इनका समय पीरियड रहेगा 1805 से 8। कितना रहेगा बेटा? कल पढ़े कि जितना पढ़ाया एक एक बात समझ में आई है? कोई दिक्कत है तो बस, क्या दिक्कत है फिर? ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।